जैसे आपने बताया कि हमारे हरियाणा राज्य में और स्पेशली हम रोहतक मंडल की बात करेंगे तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सेम की समस्या है ये काफ़ी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो ये हमारे रोहतक ज़िला है, झज्जर है, कुछ एरिया सोनीपत का गोहाना ब्लॉक है और हमारे जींद का जुलाना है, कुछ एरिया हमारा भिवानी और दादरी का भी आता है जो रोहतक से लगता है। वहाँ क्या है, सेम की समस्या बढ़ रही है। राजस्थान में बारिश इतनी हो रही है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ बारिश हो नहीं रही है। अब ये कुछ समय पहले तक हम गर्म पानी से नहा रहे थे और सर्दी लगती थी सुबह और शाम को। तो मैडम ये जो बदलाव है क्या ये ठीक है? फादर भी बोलते थे जो खेती जो है वो राम भरोसे है। किसी दिन ज़्यादा बारिश होगी तो बोला जो आज तो राम तो बरस के मानेगा या आज राम कुछ ना कुछ करके मानेगा, या बोलते थे भाई राम जी नाराज़ हो गए। राम जी नाराज़ हो गए मतलब बारिश नहीं हो रही। तो इसको एक आस्था और भगवान के साथ भी जोड़ा गया है। और खेती वाकई हमारी जो 60% जो हमारी भूमि है वो जो है बारिश की खेती पर डिपेंड करती है। की मात्रा अगर हमारे पानी में वो क्या है अगर बढ़ जाएगी तो वो पानी जो है फसलों के लिए, क्योंकि जो पौधा होता है ना वो भी एक बच्चे की तरह होता है। हम छोटे बच्चे की परवरिश में आप लगाओ कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही जो हमारा पौधा होता है उसमें अगर आप पानी दोगे और नमक की मात्रा ज़्यादा है, खारा पानी है, तो बजाय वो फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार, राम राम। जलवायु परिवर्तन के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नीना सहवाग। आप डिविजनल सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर हैं और रोहतक में पोस्टेड हैं। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये इतना ज़रूरी मुद्दा है, हम सबको प्रभावित करता है और ख़ास करके किसान को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा। मैडम का मेन काम इन्हीं किसानों के बीच में एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पे जाके किसानों से बात करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। और मैडम की लंबी नौकरी है, ना सिर्फ रोहतक वाले एरिया में बल्कि हरियाणा के दूसरे ज़िलों में भी मैडम ने काम किया है। तो आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आप सभी को राम राम। जी मैडम, देखो जलवायु परिवर्तन कितना ज़रूरी मुद्दा है और हम सबको प्रभावित कर रहा है। तो आपने हरियाणा में कृषि, एक तरह से आप वैज्ञानिक हो, कृषि के अफसर हो, सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर यानी कि मिट्टी पानी आपका एक्सपर्ट एरिया है। तो थोड़ा समझाओ इस जलवायु परिवर्तन है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन का शब्द आते ही हम सब ये सोचते हैं कि ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। लेकिन आपको देखा जाए कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन ज़रूरी भी है। आप देखेंगे हमारे जो भारत देश है, ये हमारा जो भारत देश है ये हमारा कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के नाते जो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है हमारे खेती में वो बहुत अधिक है। अगर जलवायु परिवर्तन एक लिमिट में और एक प्रभाव छोड़ के अगर बदलता है तो ये बहुत लाभदायक है। आप देखेंगे कि 2 सीज़न हमारे मेन होते हैं, ग्रीष्म और सर्दी का। तो ग्रीष्म में अपनी फसलें होती हैं जिसमें हम खरीफ फसलें आती हैं जिसमें हमारे पास धान की हैं और अन्य फसलें हैं। वैसे ही अगर सर्दी की फसलें देखेंगे, रबी की फसलें देखेंगे तो गेहूँ है, सरसों है, इस तरह की फसलें जो हैं वो सर्दी में ही होती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो फल है, फूल है, पौधे हैं, उनको मौसम के अंकुरित जो है वो अंकुरित होते हैं और उसी का लाभ जो है हमारे सभी किसान भाई उठाते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन एक नेगेटिव वर्ड ना होके अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो 4 ऋतु होती हैं ये किसी ना किसी, आप देखो, नेचर ने बना रखी है, प्रकृति ने बना रखी है और ये खेती के लिए किसी हद तक लाभदायक भी हैं, क्योंकि गर्मी की और सर्दी की फसलें हमको ज़रूरी चाहिए होती हैं खाद्यान्न के उसके लाभ से भी आप देखा जाए, और हमारी जो कृषि है वो इस पर निर्भर करती है मौसम पे। डॉक्टर साहब देखो, जलवायु परिवर्तन का आज आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। अभी तक जो हम सुनते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इसका असर भी तो देखने को मिला ना। रेगिस्तान में बारिश इतनी हो रही है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ बारिश हो नहीं रही है। अब ये कुछ समय पहले तक हम गर्म पानी से नहा रहे थे और सर्दी लगती थी सुबह और शाम को। तो मैडम ये जो बदलाव है क्या ये ठीक है?
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसका मैंने ये बोला था, अगर इसको पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि अब समय के साथ जलवायु परिवर्तन का जो है नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा है। इसके जो दुष्परिणाम है, प्रभाव है, वो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बेमौसम की बरसात होती है। कई बार जो होता है कि जब मानसून होता है, जब बारिश नहीं आती, लेट मानसून आता है। जब ज़रूरत होती है फसल को, उस वक्त बारिश नहीं होती है। जब बिजाई का मौसम होता है, उस वक्त बारिश हो जाती है। या फिर ज़्यादातर अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों, अभी हमारी कटाई का सीज़न चल रहा है, हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, लावनी का सीज़न चल रहा है। तो इस वक्त अगर बारिश हो रही है, और 10-15 दिन पहले हुई भी है, इसका जो इफेक्ट है वो आप निसंदेह हमारी खेती के लिए वो लाभदायक नहीं है, वो नुकसानदायक है। जी। अच्छा मैडम, ये बताओ कि हमारे यहाँ की मिट्टी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, या जो हमारा आसपास का, किस तरह की मिट्टी है हमारी? क्योंकि आप सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर हो, तो मिट्टी के बारे में बताओ, किस तरह की मिट्टी है, क्या इसमें भी कोई बदलाव आ रहा है? ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जल एवं मिट्टी जो है हमारी प्राकृतिक धरोहर है। जल एवं मिट्टी हमारी प्राकृतिक धरोहर है। इनका संरक्षण करना, इनका बचाव करना हमारी भविष्य की ज़रूरत है। अब मैंने आपको बताया, भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी जो जनसंख्या है वो 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है हमारी, वो खेती पर निर्भर है। जो व्यवसाय है हमारा, जो आजीविका है हमारी, वो खेती पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर खेती के लिए आपके पास उपजाऊ मिट्टी नहीं है और मीठा पानी नहीं है, तो खेती करना बहुत ही असंभव है। तो जो हमारी कृषि विभाग की जो ये हमारी भूमि संरक्षण शाखा है, ये हम उन किसान भाइयों के लिए काम करते हैं जिनको हम मिट्टी की समस्या है या पानी की समस्या है, तो उसके समाधान के लिए अलग अलग सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। और इसका जो प्रभाव अब खेती पे निकल के आ रहा है, ये बहुत ही अब जो है किसान भाइयों की रुचि लेने से और उनकी जो जागरूकता है और नई नई जो तकनीक अब आ रही हैं सॉइल कंजर्वेशन की है, भूमि संरक्षण की, उसके तहत जो है किसान भाइयों को वाकई काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी धनखड़ साहब कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही प्रगतिशील किसान है और बहुत ही जागरूक किसान है। अब जो भी योजनाएं आ रही हैं, स्पेशली मैं अपने हरियाणा राज्य के बारे में बोलूँगी, और हमारे किसान भाई जो हैं इनको सब बढ़ चढ़कर इसमें हमारे साथ मिलकर वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो है जलवायु परिवर्तन अगर बहुत एक्सेस में हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब पिछले कई समय से जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसमें क्या देखा जा रहा है कि गर्मियाँ लंबी हो रही हैं। पहले क्या होता था, 6 महीने की अंदाज़ा हमारी गर्मियाँ होती थी, अब जो है गर्मी होती है 8 महीने की। ज़्यादातर आप देखोगे गर्मी का जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है और जो सर्दी है वो छोटी हो गई है। तो ये नुकसान तो है देखो। और स्पेशली मैं आप खेती बाड़ी से रिलेटेड हूँ, तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर में मेरे फादर भी बोलते थे, जो खेती जो है वो राम भरोसे है। किसी दिन ज़्यादा बारिश होगी तो बोला जो आज तो राम तो बरस के मानेगा, या आज राम कुछ ना कुछ करके मानेगा, या बोलते थे भाई राम जी नाराज़ हो गए। राम जी नाराज़ हो गए मतलब बारिश नहीं हो रही। तो इसको एक आस्था और भगवान के साथ भी जोड़ा गया है। और खेती वाकई हमारी जो 60% जो हमारी भूमि है वो जो है बारिश की खेती पर डिपेंड करती है। जी मैडम, जो आपने बड़ी एक बात याद दिला दी, ऐसे समय में जब बारिश नहीं होनी चाहिए और बारिश होती है तो मुझे बचपन के याद है, क्योंकि हम सभी इन्हीं से निकल के आए हैं। तो पिताजी ये कहते थे कि यो राम ना बरसता, जो किसान रोवा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका ये बातें मैंने भी अपने घर में सुनी हुई है। जी 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 जी। तो हमारी जो खेती है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि जल एवं मिट्टी प्राकृतिक धरोहर है, हमें खेती के लिए जब फ़ायदा होगा जब हमारे पास उपजाऊ मिट्टी होगी और मीठा पानी होगा। अब आप जैसे आपने बताया कि हमारे हरियाणा राज्य में और स्पेशली हम रोहतक मंडल की बात करेंगे, तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सेम की समस्या है, ये काफ़ी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो ये हमारे रोहतक ज़िला है, झज्जर है, कुछ एरिया सोनीपत का गोहाना ब्लॉक है, और हमारे जींद का जुलाना है, कुछ एरिया हमारा भिवानी और दादरी का भी आता है जो रोहतक से लगता है। वहाँ क्या है, सेम की समस्या बढ़ रही है। और आप कुछ हमारे जो ज़िले हैं, दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं, जिसमें हमारा महेंद्रगढ़ नारनौल आ गया, हमारा भिवानी का कुछ ब्लॉक्स आगे, दादरी के आगे, वहाँ का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे, दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। क्या कारण है मैडम? इसका कारण मैं बताऊंगी कि हमारी जो हमारा भूमिगत जल स्तर है उसका जो शेप है ना, वो कटोरे की तरह है। अच्छा। एक बाउल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कटोरा जिसको बोलते हैं। हमारे ये 3-4 जिले जो हैं वो बिल्कुल नीचे, जो तली बोलते हैं ना, जो बॉटम होता है एक बाउल का, वहाँ आते हैं ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत और जींद।
समस्या इसलिए क्या हो रहा है कि नीचे का जो जल स्तर है वो धीरे 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 करके पानी जो है ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है तो नमक भी साथ में ऊपर आ रहा है। जी। और अब कंडीशन ऐसी हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है 2 ही फसलें ली जाती है। रबी में हम गेहूं की फसल लेते हैं और खरीफ में हमारे यहाँ धान बोया जाता है किसान भाइयों के पास। अब दूसरा कि पानी अवेलेबल है तो उसमें धान के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रह जाता कई बार। हालांकि मैं आपको थोड़ी समय के बाद इनकी अलग योजनाएं भी बताऊंगी जो हम विस्तार में इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो जब पानी ऊपर आए तो साथ में नमक भी ऊपर आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भाई आप देखो, हम घरों में खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कई बार नमक ज़्यादा डल जाए तो वो सब्जी खाने लायक नहीं रहती है। वैसे ही अगर नमक की मात्रा अगर हमारे पानी में वो क्या है अगर बढ़ जाएगी तो वो पानी जो है फसलों के लिए, क्योंकि जो पौधा होता है ना वो भी एक बच्चे की तरह होता है। हम छोटे बच्चे की परवरिश में आप लगाओ कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही जो हमारा पौधा होता है उसमें अगर आप पानी दोगे और नमक की मात्रा ज़्यादा है, खारा पानी है, तो बजाय वो फ़ायदा पहुँचाने के नुकसान पहुँचाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है, और बाकी जो मैंने आपको साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के जो मैंने आपको ज़िले बताए हैं जहाँ पे वाटर टेबल है वो दिन प्रतिदिन नीचे चला जा रहा है, तो सरकार ऐसी बात नहीं है, सरकार बहुत विशेष ध्यान है इन स्कीमों को लेके। और बड़ी खुशी की बात है कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड, और हमारी भारत सरकार, हमारा ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी अलग अलग वैरायटीज़, जैसे कहीं मैंने बताया कि फ्लड टाइप सिचुएशन है तो फ्लड टॉलरेंट वैरायटीज़ आ रही हैं, किस्में बनाई जा रही हैं जो थोड़े से जहाँ पे ज़्यादा पानी अवेलेबल है वहाँ पे वो हमारी टिकाऊ खेती हो सके। साथ ही साथ जहाँ ड्रॉट वाली कंडीशन है, ड्रॉट कंडीशन में भी जो है वो अलग अलग वैरायटीज़ डेवलप की जा रही है, अलग अलग वैरायटीज़ आ चुकी है अभी हमारे पास किसान भाइयों के पास, जो थोड़ा सा भी अगर जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ पे अगर आप उन किस्मों को बोएंगे तो वो आपको बजाय कि कुछ नुकसान के आपको पैदावार उपज आपकी बढ़िया होगी। तो मैडम ये हमारी जो मिट्टी है ये फर्टिलिटी लूज करती जा रही है, ये बिल्कुल और सही जो हमारा पानी है आप बता रहे हैं कि या तो वाटर लॉगिंग का इशू है या फिर हमारा पानी है ही नहीं, जल स्तर नीचे जा रहा है। तो मतलब एक वो हम ना वो चौथी 5वीं क्लास में एक होती है वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पानी का स्तर इतना है लेकिन पीने का पानी नहीं है, मीठा पानी जिसको आप कह रहे हैं। इसीलिए इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा जल स्तर बढ़ने के कारण जो है ना, अब ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही है। हमारे ये 4-5 ज़िले जो हैं यहाँ पे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की बहुत मेजर इशू है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने योजनाएं बनाई हैं ड्रेनेज के लिए, क्योंकि आपको देखा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सबकी बुरी होती है। तो अगर पानी ज़्यादा भी हो तो वही खेतों में आपने देखा होगा इस साल हमारे जो रेनी सीज़न था, बारिश का मौसम था, काफ़ी लंबा रहा, सितंबर अक्टूबर तक बारिश होती रही, और जो बिजाई का समय था हमारी गेहूं की बिजाई का, बहुत ऐसे किसान भाई थे जो हमारे पास समस्या लेके आए कि जिनके पास खेतों में पानी खड़ा था और वो समय पे जो है गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए। लेकिन जहां हमारे सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, चाहे वो सब सरफेस ड्रेनेज के प्रोजेक्ट हैं जिसको हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज भी बोलते हैं, जहाँ पे जो छेद वाली पाइप्स होती हैं, परफोरेटेड पाइप्स आप 8-10 फुट पे हम डालते हैं और उसको उस पाइप्स के माध्यम से जो ग्रेविटी के फ्लो का जो वाटर होता है, क्योंकि जो चोआ होता है ना, ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों की। अच्छा। सबको ये इस बारे में पता नहीं होता, जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है। अब कई लोग सोचते हैं कि चोआ मतलब आपको खड़ा पानी खेत में नजर आएगा, तो चोआ उसको नहीं बोलते अगर जो सरफेस वाटर आपको नजर आता है, जैसे झील की कंडीशन में होता है कि भाई झील है, सारा लो लाइंग एरिया है, पानी इकट्ठा हो गया है। चोआ खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो चोआ हम बोलते हैं अगर आप खुदाई करते हो और 10 फुट तक अगर आपने खुदाई करी और पानी निकल आया, अच्छा, 10 फुट इज इक्विवेलेंट टू 3 मीटर। अगर 3 मीटर तक आपने खुदाई करी और पानी आ रहा है तो वो खेत जो है वो आपकी खेती के लिए लायक नहीं है, किसानी के लिए वो उत्तम नहीं माना जाता है। तो अगर 10 फुट नीचे हो तो वो पानी जो है वो थोड़ा सा फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मैडम गांव के गांव ट्रैप्ड हो गए हैं किसान। आप तो किसानों से बिल्कुल, मिलते हैं, उनकी हालत देख के कई बार नहीं होता होगा आपका तो सारा मूड और घर आके भी कि क्या करे सरकार, हालांकि बहुत कुछ करेगी लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, उसको स्टेप वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से सुलझेगी, लेकिन कम से कम मूड तो बहुत होता होगा। नहीं, वही तो मैं बताऊँ, प्रॉब्लम है, साथ के साथ इसका
सॉल्यूशन भी है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, हर प्रभाव का कोई ना कोई वही होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और कोई ना कोई ऐसे तकनीक आ रही हैं अभी एग्रीकल्चर में। आपको बताना चाहूँगी कृषि की जो तकनीक हैं और जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो लाई जा रही हैं, जो मैंने आपको बताया सब सरफेस ड्रेनेज है, उस खारे पानी को हम लोग डाल देते हैं ड्रेन में। ड्रेन बनाई इसलिए गई थी कि जो एक्सेस वाटर है, चाहे वो सलाइन वाटर है चाहे बरसाती पानी है, उसकी निकासी के लिए जो है ड्रेन बनाई गई थी। और सब सरफेस ड्रेनेज के माध्यम से भी उन किसान भाइयों को बड़ा, जैसे हमारे यहाँ मोखरे में काम हो रखा है, कानी गांव में काम हो रखा है, तो वहाँ के किसानों से मिलते हैं तो हमारा मन खुश भी होता है। तो वो बताते हैं अभी वर्टिकल ड्रेनेज में हमारा घिलोड, बालंद है, चिड़ी गाँव है, उन किसान भाइयों ने बताया कि जी हमने पूरे साल अपने वर्टिकल ड्रेनेज जो ट्यूबल्स लगवाए गए थे, जिसको वर्टिकल ड्रेनेज बोलते हैं, क्योंकि ड्रेनेज टेक्नोलॉजी भी दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो वर्टिकल ड्रेनेज में भी जिन किसान भाइयों के खेतों में काम हुआ है, अलग अलग रोहतक झज्जर हर पूरे हरियाणा में काम हुआ है जहाँ जहाँ यह समस्या थी, लेकिन रोहतक झज्जर के जो किसान थे, चाहे हमारे जींद के थे, सोनीपत थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने उन ट्यूबल्स को पूरे साल चलाया, ये नहीं कि सिर्फ बारिश के मौसम में। अच्छा। उन्होंने पूरे साल उस ट्यूबल को चलाया, और उस ट्यूबल के चलाने से ये फ़ायदा हुआ कि उनका जो बारिश, देखो क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, आपदाएं होती हैं, इसको आप क्योंकि राम भरोसा आपने बताया भी, हमने बोली ये बात कि भाई खेती जो है राम भरोसे होती है। हमारा जो 60% जो हमारा एरिया है वो रेनफेड एरिया है, ठीक है। बाकी 40% जो है वो या तो कैनाल वाटर है या अंडरग्राउंड वाटर है, जिससे हमारे खेतों में सिंचाई की जाती है। अब अंडरग्राउंड जो वाटर है वो क्योंकि खारा होता जा रहा है, वो मैंने बताया कि वो खेती के लिए लायक नहीं है, नुकसान पहुँचाता है। कैनाल वाटर जो है वो हर खेत तक नहीं पहुँच सकता, हर टेल एंड तक जो है, हर किसान के खेत तक कैनाल वाटर जो फ्रेश वाटर होता है, नदियों का पानी होता है, वो हर खेत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर की अगर क्वालिटी अच्छी हो तो उस ट्यूबवेल के माध्यम से उसको खेतों में सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर भी क्योंकि डिप्लीट हो रहा है, कहीं डिप्लीट हो रहा है, कहीं उसकी सैलिनिटी बढ़ रही है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते रखते सरकार द्वारा, हमारे हरियाणा सरकार द्वारा और हमारे कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा अलग अलग योजनाएं और तकनीक बनाई जा रही है, और इसका समाधान भी जो है साथ के साथ किया जा रहा है। मैडम एक बात बताइए, क्योंकि आप तो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, कृषि एक्सपर्ट हो, पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया ज़मीन आपकी असेसमेंट के हिसाब से कहाँ अभी एग्रीकल्चर लैंड सबसे बढ़िया अभी तक ठीक है? जैसे कि मैंने वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी पे तो आपको बताया कि ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अफेक्टेड हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ती भी जा रही है। हमारे नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो भिवानी है, पहले आपने देखा होगा भिवानी है और दादरी जो तो बरानी माने जाते थे, सरसों थी, वहाँ पे बाजरा होता था, चने की खेती होती थी। बट क्योंकि सारी चीज़ें आपदाएँ मतलब जो है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो हमारा विषय है, आपने देखा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा, साथ के साथ जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं जैसा वो बदल रही हैं, टाइम पे जब बरसात चाहिए होती है जब होती नहीं है, जहाँ पे ड्रॉट्स होते थे, जहाँ पे सूखा पड़ता था, वहाँ आज के दिन फ्लड सिचुएशन हो रही हैं। साथ के साथ हमारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कोस्टल एरियाज में आप देखोगे कहीं तो फ्लड सिचुएशन है, कहीं ड्रॉट कंडीशन है, कहीं साइक्लोन्स हैं। तो ये नेचर है, क्योंकि हमने थोड़ा नेचर के साथ डिस्टर्बेंस की है, तो ये उसका फलस्वरूप हमें तो हमको और आपको भुगतना है। तो कौन सा एरिया सबसे बढ़िया? मैं तो सवाल बेसिक सवाल। हरियाणा राज्य, देखो वैसे तो हरियाणा खुद आप देख रहे होंगे कि हरियाली से बना हुआ है, और हरियाणा राज्य का बहुत बड़ा योगदान हमारी कृषि के क्षेत्र में रहता है। बेशक आप बोलोगे जय जवान जय किसान, तो साथ में जय विज्ञान भी है, जय पहलवान भी है। हाँ बिल्कुल, पहलवान भी है। पहलवानों को हमारे पहलवान फेमस है, तो साथ के साथ हमारे किसान भी बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूक है, बहुत हमारे, मैं तो इतने वर्षों से देख रही हूँ कि आप कह रहे थे ना कि मिलके, मेरे को किसानों से मिलके तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आती है, बड़ा उत्साह लगता है, और ऐसी बात नहीं है, समस्याओं के साथ साथ उनको लड़ना भी आता है। जी जी जी, ये विशेषता है हरियाणा के लोगों की। सवाल को स्पेसिफिक हो लेता हूँ, ये करनाल साइड का जो एरिया ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे जमीन बहुत फर्टाइल है, क्या वहाँ भी इश्यूज हैं? वहाँ पे इश्यूज है, मैंने अभी आपको बताया कि कहीं वाटर लॉगिंग सैलिनिटी कंडीशन है हमारे रोहतक मंडल में, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी सत्सिंह जी कि हमारे 36 ऐसे ब्लॉक हैं हरियाणा में, 36 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो डार्क जोन में जा रहे हैं। तो डार्क जोन का मतलब, साइड में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो डार्क जोन में 36 ब्लॉक है, उसमें करनाल का भी ब्लॉक आता है, उसमें हमारा सोनीपत का भी राई आता है, और साथ के साथ हमारे भिवानी, दादरी, दक्षिण हरियाणा के ब्लॉक्स हैं जो वाटर टेबल, जो उनका जल का जो लेवल है ना, भूमिगत जल का जो लेवल है, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब पैटर्न जो है ना सब जगह देखे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको
सिंचाई के लिए देखो, खेती के लिए मैंने बताया 2 आधार होते हैं, उपजाऊ भूमि और मीठा पानी। पानी कैनाल वाटर आप हर जगह सरकार देखो क्या करे, हर जगह नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अंडरग्राउंड जो वाटर है ये हमारे यहाँ यही है कि एक हमारे रोहतक में ये बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन ऐसे 36 ब्लॉक्स हैं जहाँ ये अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा जल स्तर है वो धीरे धीरे काफ़ी नीचे जा रहा है। आप देखोगे 1000, 1200, 1500 फुट तक पानी पहुंचा हुआ है। मैडम एक चीज़ और, मैंने ना कहीं किसी वीडियो में देखा था कि पंजाब में पिछले दिनों फ्लड्स आए थे, तो किसी ने बताया कि चलो फ्लड के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही, लेकिन फ्लड का जब कभी फ्लड आता तो साथ में वो मिट्टी भी लेके आता है, तो थोड़ा बहुत समय के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन वो खेतों के लिए फाइनली उपजाऊ बना के जाता है। इसमें कितना सच है? ये मतलब पूरा सच नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि मिट्टी के बारे में, और दोनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, जल और मिट्टी। तो आप मिट्टी की देखोगे कि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वो कम भी किस लिए होती जा रही है, वो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो हमारा कम हो रहा है। अब आप मुझसे कई बार पूछते भी हैं हमारे किसान भाई कि हम तो भाई जितने आप बताते हो, क्योंकि हम सभी किसान भाइयों को सबसे पहले बोलते हैं कि भाई अपने आप खेत का जो है ना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और साथ के साथ जो भी है आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ट्यूबवेल है, इसकी पानी की जो जांच है वो समय समय पे आप ज़रूर करवाएं। वो इसलिए बोला जाता है, अब आप देखिए हम थोड़े से बड़े होते हैं, 40 वर्ष से ऊपर होते हैं, हम बोलते हैं कि हमें हर साल अपनी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। हालांकि हरी बीमारी का कुछ पता नहीं होता, कई बार बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, यंग लोगों को भी हो जाती है बीमारी। और आजकल आप देखोगे बुखार कितने प्रकार के हैं। अब बुखार में हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि एक पैरासीटामोल ले ली और ठीक हो गए, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई चिकनगुनिया है, कोई डेंगू है, वो ठीक होता है पैरासीटामोल से? नहीं होता है। उसके लिए हमें अपना खाने का भी विशेष ध्यान रखना होता है, साथ के साथ मेडिकेशन भी लेनी होती है। तो वैसे ही क्या होता है कि मिट्टी में एग्जैक्ट आपकी किस न्यूट्रिएंट की कमी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश तो मेन हमारे हैं न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कई बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है हमारी बॉडी में, और वैसे हमारी मिट्टी में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जी। तो उसके लिए हम किसान भाइयों को बोलते हैं, हमारे सभी जो किसान भाई हैं, कई बार वो खुद भी अपने मिट्टी के सैंपल लेके आते हैं खेतों के। इसके अलावा जो हमारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है वो रेगुलर कंपेनिंग कराता है। जैसे कि अभी खेत खाली होने वाले हैं तो मई जून में हमारी कंपेनिंग होती है, और हर खेत का जो है मिट्टी का सैंपल लिया जाता है, और गांव जो है जो ट्यूबवेल के पानी है उनकी जांच करवाई जाती है, और उससे उनका जो है एक कार्ड इशू होता है जिसको मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। उस हेल्थ कार्ड के बाद किसान भाइयों को एग्जैक्ट सही जो ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है, कौन सी फसल लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, कितनी मात्रा में उनको खाद डालनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको अपनी मिट्टी और पानी की रिपोर्ट से उनको सारा ज्ञान प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं छोटा था तो हमारे खेतों में ना चने होते थे, यहाँ रोहतक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे खुद के गांव में होते थे, और दालें भी हो जाती थी। आज वो धान है वहाँ पे। अब कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे ना, तो मतलब बाकी जैसे धान और गेहूं के अलावा ईख भी बहुत होता था, अब ना ईख दिखाई देता, दालें दूड़े तो बहुत पहले जाली, और चने भी नहीं होते। क्या हो गया ऐसा सॉइल की हेल्थ को? जो अभी हमारा विषय है आज के पॉडकास्ट का वो जलवायु परिवर्तन है, और साथ के साथ देखो स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस। धीरे धीरे क्या हुआ है, जो हमारी नहरें आई, साथ के साथ पानी मिला किसानों को, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से मिला हो या कैनाल वाटर से है। चने की बात आपने बताई, चने वहाँ होते हैं जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हल्का फुल्का बारिश का पानी ही फ़ायदा कर देता है चने को। सैंडी सॉइल है हमारे यहाँ, क्योंकि मोस्टली सैंडी लोम सॉइल है हमारे पास। तो जो हमारी मिट्टी है वो उस वक्त आप देखोगे 30-40 साल पहले, क्योंकि पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो उस वक्त जो खेती की जाती थी उसमें मोस्टली आपने देखा होगा बाजरा, चना, ये ज़्यादा होता था। अब हमारे देखते देखते, क्योंकि मैं अब देख रही हूँ 10 वर्ष में हमारी कपास की खेती कम हो गई है। खेती में जो है हमारे, क्योंकि जुलाना में मैंने देखा काफ़ी कपास होती थी, अब जुलाना ब्लॉक भी हमारा वाटर लॉक्ड हो लाइन हो गया है। तो साथ के साथ आप देखोगे कपास और गन्ना की जो है परसेंटेज कम हो गई है। हमारा मोस्टली जो है किसान भाई जो है वो रबी में जो है गेहूं की फसल रहता है, खरीफ में धान की फसल। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, अब किसान जो है कैश क्रॉप पे आएगा, क्योंकि सर्वाइव करना है। बिल्कुल, हम नौकरी कर रहे हैं, हम तनख्वाह लेते हैं, तो वैसे ही जो है कृषि जो है एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है।
अगर किसान भाई अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? ठीक बात है। बिल्कुल है, उनको भी अपना घर चलाना है, उनको आजीविका का जो स्रोत है वो किसानी है उनकी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी किसानों ने फिर अब जो है ज़्यादातर जो है गेहूं, और क्योंकि धान के हमारी जो है वो कैश क्रॉप मानी जाती है, कैश क्रॉप मानी जाती है, उस पर उनको रेट्स अच्छे मिलते हैं और उनके पास अब आज के दिन जो है ना ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं निकल के जिनका दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब धान की खेती में आप देखोगे कि पानी खड़ा रहता है। हाँ, खड़ा रहता है। और एक और चीज़, वो जो धान खड़ा रहता है वहाँ ऐसे मच्छर होते हैं, अगर वो मच्छर आपको काट, और एक बहुत ही ना पिकुलियर स्मेल आती है, वो क्या है? वो एक स्टिंकिंग स्मेल बोलते हैं जिसको। हाँ बिल्कुल स्टिंग करती है। धान की खेती में क्या हुआ, क्योंकि पानी अवेलेबल है, कैनाल है, अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स था, प्लस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, इकोसिस्टम चेंज हुआ, उसके कारण किसानों ने अब धान लगाना शुरू कर दिया। धान लगाते लगाते क्या हुआ कि जो वाटर टेबल मैंने बताया ऊपर आया। अब धान के खेत में जो है लगातार लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है, तो जो पानी नीचे चला जाता था मई जून में जब तेज़ धूप निकलती थी, लेकिन जुलाई में हमारी धान की बिजाई हो जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो किसान तो अपनी आजीविका को देखेगा ये अपना, क्योंकि कैश क्रॉप बताइए उसमें फ़ायदा है, उसको रेट अच्छे मिलते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार, हमारी कृषि विभाग द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काफ़ी जो है ध्यान दिया जा रहा है। उन किसान भाइयों को जो है वो अनुदान के रूप में उनको योजनाएं बताई जा रही हैं, उनको अलग अलग इस चीज़ में जो है इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जो धान के बजाय दूसरी फसलों को अपनाएगा, तो जिसको फसल चक्र भी बोलते हैं। मैंने तो एक और सरकार की स्कीम मुझे याद आ रही है कि जो किसान अपने खेत को खाली छोड़ेगा उसको भी कोई अनुदान, वो कौन सी पॉलिसी है? बहुत ही ये प्रश्न आपका सच में वाकई बहुत बढ़िया है। इस बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया कि खेती राम भरोसे है। किसी दिन ज़्यादा बरस गया तो राम घना बरस गया, या राम रूस गया, ये बातें आती थी। वैसे ही हमने धरती को है अपनी माँ बना रखा है। अब घर में आपकी जो सबसे प्रिय होंगी वो आपकी माँ होंगी। ये हमारे और आपके घर नहीं, सभी के घरों में होता है। माँ जब तक ना दिखे एक मन को तृप्ति नहीं होती है। ठीक बात है। वैसे हमारी धरती माँ है। तो इसके मैं 2 लाइन बताना चाहूँगी कि सबको आगे आना है, सबको आगे आना है, धरती को बचाना है। सबको आगे आना है, धरती को बचाना है, क्योंकि धरती हमारी माँ है। धरती हमारी माँ है और ये जीवन दाता है। धरती बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। तो अब क्या हो रहा है कि आप देखोगे हम अब मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं जी। हम 2 दिन लगातार मोबाइल फ़ोन यूज़ करें और इसको चार्ज ना करें तो मोबाइल क्या हो जाएगा? वो तो शाम तक ही डेड हो जाता है, दोपहर तक ही हो जाता है। आजकल ऐसी कंडीशन आ गई है सत्संग जी कि हर 3 घंटे में करना पड़ता है, क्योंकि यूज़ ज़्यादा है। स्मार्टफोन में ना ऐप इतनी हो गई। हाँ, यूज़ ज़्यादा हो गया ना। तो अब आप देखोगे, आपने कितने बार खेत खाली देखे हैं? मैं तो खेत, ये जो मई जून हार्वेस्टिंग के बाद कुछ समय देखें, उसके बहुत ही कुछ एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए या ड्रॉट हो जाए या फ्लड हो, उसके अलावा। और मैं इस पे किसान भाइयों का दोष मानूंगी भी नहीं कि खेत खाली छोड़ देंगे या फसल नहीं लेंगे 1 साल 2 साल। हालांकि बहुत अच्छा है कि खेत खाली छोड़ने चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम धरती से लिए जा रहे हैं, हम धरती माँ को कुछ वापस नहीं दे रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक मैटर की बात हुई कि ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है। इसके लिए भी जो योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अब मैंने बताया मेन नाइट्रोजन की कमी है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। अब जो हमारी फसलें हैं, चाहे गेहूं है चाहे धान है, हमारे फार्मर्स के पास, हालांकि हरियाणा राज्य में बहुत अच्छी क्या कहते हैं सब्सिडी है यूरिया DAP वगैरह पे, हमारे किसान भाइयों को अवेलेबल है और वो डालेंगे भाई, उनको प्रोडक्शन भी चाहिए। हरियाणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ग्रेन प्रोडक्शन में, उत्पादकता के आप देखोगे तो हरियाणा, पंजाब जो है फूड बास्केट बोलते हैं यहाँ पे, तो हब है जो जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर का। हरियाणा अगर ये 2 फसलें ना ले तो आप देखो कि इसके जो परिणाम है वो ठीक नहीं रहेंगे। और एक फूड सिक्योरिटी भी एक आजकल का एक इशू बन गया है, वर्ल्ड वाइड भी बन गया है। तो इसी के बारे में बताऊंगी। अगर वैसे देखा जाए, अगर साइंटिफिकली देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके देखे जाए, तो अगर आप 2-3 साल अपने 1 साल 2 साल, क्योंकि लगातार खेती हो रही है, ज़मीन थोड़ी सी हमारी जो है उपजाऊ नहीं रह गई है, थोड़ी बंजर होती जा रही है, उस पर जो पोषक तत्व होने चाहिए थे नेचुरल तरीके से वो नहीं है। अगर हम खेत को खाली छोड़ते हैं तो ये फ़ायदेमंद होता है। और सरकार अनुदान भी देती है शायद कुछ। हाँ, वो ये है ना कि इसमें एक अनुदान की राशि आई हुई है, एक फिक्स्ड की, जो कोई खाली छोड़ेगा, बेशक धान की बिजाई ना करे। अब धान में भी मैंने आपको बताया, धान में जो एक दूसरा हमारा कंसेप्ट आ रखा है, और ये बहुत बढ़िया योजना है
क्योंकि किसान भाई धान की खेती करेंगे, उनके पास अब कंडीशन ऐसी है, जी वो नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है, कंडीशन ऐसी होती है या उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर धान की वो सीधी बिजाई करें, जिसको डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं, जो सीधी बिजाई होती है खेत के, हम ट्रांसप्लांटेशन की बजाय अगर डीएसआर करें, डायरेक्ट सीडेड राइस, तो उस पे पानी की इतनी खपत नहीं लगती है। तो एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। कुछ टाइम अगर किसान चाहे तो अगर खाली छोड़ दे तो ये भी बहुत अच्छा है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा देखो, क्योंकि गेहूं और धान जो है हमारा, जो पैडी है हमारा, इस पे हम जो भी यूरिया डालते हैं, अगर हमने एक प्लेट पे हमने 3 रोटी रख दी, अब कई बार हमसे पूछते हैं भी यूरिया इतना डल रहा है, डीएपी डल रही है, तो क्यों कमी है नाइट्रोजन फॉस्फोरस की? क्योंकि हमारी जो ये गेहूं और धान की जो हमारी फसलें हैं, ये एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स हैं। जितना हम उनको यूरिया दे रहे हैं ना, एज पर सॉइल हेल्थ कंडीशन, तो उतना वो फसल उसको एग्जॉस्ट कर लेती है, उसको ले लेती है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे फॉस्फोरस है, चाहे पोटैश है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का जो एक दूसरा हमारा एक बहुत बढ़िया जो एक लाभदायक तरीका है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का, वो है ग्रीन मैन्यूरिंग। अभी आप देखोगे हमारी गेहूं की फसल ऑलमोस्ट कटने वाली है। इसके बाद किसान भाई अगर जंतर मंतर, ढैंचा जिसको बोलते हैं, ये ले लें, या समर मूंग ले लें, या दलहनी फसलें हैं, ये नेचुरल तरीके से हमारे मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन पैदा करती हैं। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको फिक्स कर लेती हैं इनकी जड़ें, जिससे कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो मिट्टी में बढ़ जाता है। तो ये जो तरीके हैं कि आप जंतर मंतर की खेती करो, अभी 2 महीने की फसल होती है वो, या आप समर मूंग लगाओ, या दलहनी फसलें हैं जो पल्सेस बोलते हैं आप, दालें हैं हमारी, बीन्स है हमारी, ये अगर आप फसलें अभी आप लेते हैं अपने खेत में, तो इससे आपका जो है ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर अवश्य बढ़ेगा। ये जंतर वाला आपने बताया, मुझे याद है बचपन में खेतों में जंतर लगा रखा है, वो समझ में नहीं है जंतर क्या लगा रखा है। ये सारी चीजें गांव में जंतर ही बोल देते हैं, जंतर मंतर, हाँ हाँ ये बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी कितनी ग्रीन मैन्यूरिंग दी पुरानी टेक्निक है, और कुरुड़ी का वो खाद डालते थे। हाँ बिल्कुल, गोबर खाद तो वही, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चाहे मैन्यूर है हमारा, चाहे कंपोस्ट है, इसके माध्यम से जो है नाइट्रोजन हमें एक ऑर्गेनिक रूप में हमें मिलेगा, जिससे कि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो अवश्य बढ़ेगी। अच्छा बेटा, ये स्टबल बर्निंग जिसको पराली जलाने वाला जो मामला है, ये हर साल मुद्दा बनता है, अखबारों में भी आता है। वो अलग बात है कि अब धीरे धीरे ना सरकार ने और किसान काफ़ी समझदारी से काम करने लगे हैं, पराली नहीं जलाते हैं या बहुत कम हो गया है ये लेकिन संवेदनशील मुद्दा, क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो हरियाणा राज्य के किसान हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े जागरूक हैं, बड़े जो भी हमारी नई तकनीक आती है, वैज्ञानिक तरीके आते हैं, उसको बहुत आगे बढ़कर जो है हमारे किसान भाई जो हैं इसको अपनाते हैं। और इस पराली मैनेजमेंट में भी हमारे हरियाणा के जो जितने किसान थे, उन्होंने बहुत सरकार का सहयोग किया। और आज के दिन आप देखोगे कि हमारे हरियाणा में बहुत कम जो है, बहुत ही कम जगह जो है पराली के जो है केस पाए जाते हैं जलाने के। इनका जो एक तरीका अपनाया गया सरकार द्वारा, सरकार की जो योजनाएं बनाई गई, जो मशीनरी आई, और जो इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट का जो तरीका बताया गया सभी किसान भाइयों को, उस तरीके को अपनाकर, उस सिस्टम को अपनाकर आज देखो हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी कम जो है मात्रा में आपको पराली के केस हमारे हरियाणा राज्य में, जिससे जो है अभी हमारा जो विषय आज चल ही रहा है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का जो शब्द नहीं बदलेंगे तो एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन नहीं, जलवायु प्रलय जिसको बोलते हैं, जलवायु प्रलय हो सकता है, और हम शब्द नहीं बदलेंगे तो एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये पराली के जो केस थे, इसके कारण जो है हम किसान भाइयों को ये समझाते थे कि जो उनकी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, पराली के जलाने से वो ख़त्म हो जाते थे, जो कि सॉइल की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करते थे, मिट्टी को नुकसान करते थे, जिससे जो उसकी जो उपज की जो शक्ति है वो कम हो जाती थी, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी हमारे मिट्टी की, और जिसके कारण जो उपज है उत्पादकता में काफ़ी असर होता था। बट इसमें हम
थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी हम कहेंगे कि जो मैनेजमेंट अब सरकार की योजना ने करवाई है और जो इनको सहयोग दिया है, चाहे वो रोटावेटर है, ज़ीरो टिलेज है, चाहे अब आप देखेंगे कि चारे के रूप में उसको हम जो तो पैसे फसल मिलते अवशेष हैं। का जो है इस पे चाहे अनुदान दिया गया हो, चाहे मशीनरी जो है हमारी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के जो कस्टम हायराइजेशन सेंटर खोले गए, जिससे कि उनको मैकेनाइजेशन के मोड पर जो है जाकर इसमें बायो एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, बायोफ्यूल्स बनाए गए, पूसा डिकम्पोजर करके है जो कि डिकम्पोज कर देता है पराली को। ये अलग अलग तकनीक अपनाई गई। इथेनॉल गैस बनती है आज के दिन पराली से बनते हैं। तो ये बहुत सरकार ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए और जो एक जागरूकता उठाई है और एक कंपेनिंग के रूप में, एक मिशन के मोड पे हमने पराली को आज के दिन मैनेज करके दिखाया है। और इसमें मैं ज़्यादा जो सहयोग मानूंगी, जो ज़्यादा तालमेल था हमारा किसान भाइयों के साथ, इसमें किसानों ने भी हमें पूरा सहयोग किया। और मैडम, जलवायु परिवर्तन को लेकर के आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? एज ए कृषि एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसानों के बीच में आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो, किसानों से कनेक्ट होते हो, तो आप किसानों की साइकोलॉजी समझते हो। तो हम चाहते हैं उसी भाषा में हमारे रोहतक के और हरियाणा के किसानों को उसी देसी भाषा में कुछ उनको सलाह दो कि भाई जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा मसला है और कैसे आप सहयोग कर सकते हो। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि भाई आज तक नहीं घबराए तो आगे नहीं भी घबराई हो। ये जो हम प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ किया है, इसमें ज़्यादा जो है वो आपको और हमारे कारण ही आज ये जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है। इसका जो मेन कारण है वो हमारा इंसान ने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है। चाहे वो हम देखो अब कितना थोड़ी सी गर्मी आते ही हम अपना एसी चला लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो हमने क्या है कि पेड़ जो काटे, डिफॉरेस्ट्रेशन एक मैं मेन रीज़न बताऊंगी। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो है ही, साथ के साथ मैं ये कहूँगी कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि चाहे बेटे का जन्मदिन हो, चाहे बेटी का जन्मदिन हो, पेड़ लगाइए। शुरुआत आपको और हमें करनी है। जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं एक बड़ा रूप लेते हैं। पेड़ भी कौन से? क्योंकि कई बार सफेदे लगा देते हैं। नहीं, वो सफ़ेदों तो बायो ड्रेनेज का भी काम करते हैं। अच्छा। सत्संग जी, ये तो बहुत बढ़िया है, ये पानी को चूसते हैं। आप देखोगे नहर और ड्रेन के आसपास आपको एक सरकार की सफ़ेदे मिलते हैं। सारे खेतों में सफ़ेदे लगवा दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सैलिनिटी को भी तोड़ते हैं। और ये अच्छा है मतलब। हाँ, बायो ड्रेनेज का जो है एक अगला कंसेप्ट जो है, अगर आप सफ़ेद यूकेलिप्टस बोलते हैं, इसको आप लगाएंगे तो इससे आपकी सैलिनिटी कम होगी और वाटर लॉगिंग कंडीशन भी, क्योंकि ये जो इनकी जड़ें होती है वो पानी को बहुत लार्ज क्वांटिटी में चूसती है और ये इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के माध्यम से हमारे वायुमंडल में ये पानी जो है उड़ जाता है। बाद में फिर तो बायो ड्रेनेज का रोल है। साथ के साथ मैंने जैसे आपने बताया कि आपको और हमको मिलके जितने ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आप देखोगे जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, आज भी वहाँ एक सड़क फेमस है जिसको ठंडी सड़क बोलते हैं। जब भी मुझे उस अपनी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, तो वहाँ आप ठंडी सड़क में जाओगे ना तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट है आपकी उस रोड के, क्योंकि वो थोड़ी नैरो रोड है, दोनों तरफ बड़े घने पेड़ लगे हुए हैं और जो बाकी टेम्परेचर होता है वहाँ के 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यही चीज़ें आप देखोगे आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास, अपने गांव के, अपने ज़िले में अगर आपके पेड़ ज़्यादा होंगे तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। जो कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। और एक जो मेन जलवायु परिवर्तन का है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें टेम्परेचर सिर्फ हमारे इन कारणों से नहीं बढ़ा है, उसमें थोड़ा सा हमारे कृषि का भी जो है इसका एक प्रभाव डाल रखा है। क्योंकि पैडी में जैसे मैंने बताया कि पानी खड़ा रहता है और पैडी से जो है मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन गैस और साथ के साथ जो रासायनिक खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी होती है खरपतवार रोकने के लिए या कीड़े मकोड़े रोकने के लिए हम पेस्टिसाइड और वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो वो कई बार हमें किसानों के पास कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो बड़ी संख्या में बढ़ जाती हैं और वो उनके जो फूल होते हैं उसको ख़त्म कर देती है। फूल नहीं होंगे तो आगे फल कैसे होगा जी। तो इनके स्प्रेस के कारण भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये 3 गैस मेन कारण है हमारे जलवायु परिवर्तन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर के कारण मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस बढ़ रही है, और जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन है जो वायुमंडल में जानी होती थी वो एक उस तक पहुँच नहीं पा रही थी, जिस कारण से हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसका देखो समस्या है तो इसका प्रभाव भी होगा, प्रभाव होगा तो इसका कहीं ना कहीं हमें इसको
इसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है और इसका समाधान भी ढूंढना है। इसी कविता के माध्यम से आप बताना चाहें? मैं थोड़ा सा आपको बारिश का ही बताना चाहूँगी कि मैं किसान भाइयों को ये बोलती हूँ कि भाई जैसे ये दोनों चीज़ें प्राकृतिक संसाधन है हमारा, जल एवं मिट्टी। तो भाई खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, उसी का होगा कल जिसके हाथ में होगा जल। वाह जी वाह। धन्यवाद। तो मैम आपने वाकई में जो जलवायु परिवर्तन जैसा संवेदनशील मुद्दे को और किसानों से कनेक्ट किया, कृषि के जो फील्ड है इससे कनेक्ट किया। देखो आपने ना ज़मीन से जुड़े हुए हो, किसानों के बीच में जाके आप किसान बहुत सारे ऐसे किसान जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत जागरूक आपको हैं। उनके साथ कनेक्ट करके भी बात करनी होती है। कुछ किसान प्रोग्रेसिव हैं, जैसे आपने शुरू में कहा, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्रोग्रेसिव किसान भी हैं। मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ भाई हम चलो हैं कृषि अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो किसान खुद होता है वो अपने खेत का वैज्ञानिक खुद होता है। तो आप भी सीख के आते हो शायद बिल्कुल किसान भाइयों से। बहुत बातें सीख के आते हैं, बहुत टेक्निक सीख के आते हैं। तो मुझे लगता है आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो जलवायु परिवर्तन पे तो है ही है। आपने हर चीज़ को उस बिंदु से जोड़ा है, लेकिन साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं जो गांव में बैठे हैं और हमारे पॉडकास्ट पर, क्योंकि पॉलिटिक्स ज़्यादातर चर्चा करते हैं, लेकिन राजनीति तो है ही, खेती की जो नीति है, देखो डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से एक एक बात बताई और जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। और डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।